Hello everyone, welcome back on my channel Commerce Excel. Today we are going to do part 2 of theory of game, or we can say game theory, as we have already done part 1 of it. अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी. So let's start. See, हमने ये लर्न कर लिया कि जब हमारा शेड्यूल पॉइंट एग्जिस्ट होता है तब कैसे डिसीजन लेते हैं, कैसी स्ट्रेटजीज को चूज करना चाहिए. देन हमने ये भी देखा कि जब एक से ज़्यादा शेड्यूल पॉइंट एग्जिस्ट करता है तब मैनेजर कैसे डिसीजन लेता है, किस प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग. एंड हमने ये भी देखा कि अगर शेड्यूल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करती तो कैसे मैनेजर को डिसीजन लेना होता है. लेकिन हमने उस टाइम देखा था जब शेड्यूल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं होती तब मैनेजर को डिसीजन लेने के लिए मिक्स स्ट्रेटेजी लेनी पड़ती है, मतलब एक से ज्यादा स्ट्रेटेजी को चूज करना पड़ता है. हमने मिक्स स्ट्रेटेजी के देखा था, जब फॉर्मेट किए थे हमने तो उसमें देखा था हमने 2x2, मतलब जो दोनों कॉम्पिटिटर्स के पास जो दो पर्सन हैं उन दोनों के पास दो दो स्ट्रेटेजीज ही हैं बस. तो उस केस में हमारा मिक्स स्ट्रेटेजी का जो फॉर्मूला हमने लास्ट अपने वीडियोस में यूज किया था उसी टाइम तक एप्लीकेबल था. बट क्या ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि जो दो कॉम्पिटिटर्स है, क्योंकि हम 2% गेम की बात कर रहे हैं, तो क्या दोनों के पास दो ही दो स्ट्रेटेजी है? ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, दो से ज्यादा भी तो स्ट्रेटेजीज उनके पास अवेलेबल हो सकती हैं. सो इस केस में क्या करेंगे हम, वही अब हम इस वीडियो में समझने जा रहे हैं. तो ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए और इन केसेस में जब दो से ज्यादा स्ट्रेटेजी अवेलेबल हो उस केस में हमारे पास मेथड्स होते हैं. पहला हमारा डोमिनेंस रूल. डोमिनेंस रूल की हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, जैसे 3 और 3 से ज्यादा जो भी स्ट्रेटजीज होंगी उनको क्या कर सकते हैं हम, डोमिनेंस रूल को अप्लाई करके उसको रिड्यूस कर सकते हैं 2x2 में. मतलब क्या है, 2x2 मैट्रिक्स में हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं. एज द नेम सजेस्ट डोमिनेट करता है. इसका मतलब क्या है, एक स्ट्रैटेजी जब दूसरी स्ट्रैटेजी को डोमिनेट करेगी तो जाहिर सी बात है जो स्ट्रैटेजी डोमिनेट हो रही है दूसरी स्ट्रैटेजी से उसे हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, राइट. So see, in a game, sometimes a strategy is available so a player might be found to be preferable to some other strategies. ठीक है, कई बार क्या होता है एक स्ट्रैटेजी दूसरी स्ट्रैटेजी ज्यादा फेवरेबल होती है. Such a strategy is said to be dominate the other one. उस स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं कि वो क्या करिए, डोमिनेट करिए अदर स्ट्रैटेजीज को. एग्जाम्पल के लिए देखते हैं. सी, A1, A2, A3 ये क्या है, ए की स्ट्रैटेजी शो करिए एंड B1, B2 एंड B3 बी की स्ट्रैटेजी को शो करिए. ये टेबल अगेन हमने क्या ए के पॉइंट से ड्रॉ किया है. मतलब क्या है कि अगर जो पॉजिटिव साइंस हैं वो क्या शो कर रही है, ए के लिए उतने परसेंट का मार्केट गेन शो कर रहे हैं और बी के लिए उतने ही परसेंट का लॉस शो कर रहे हैं. लेकिन अगर नेगेटिव साइन है तो ए के लिए लॉस शो कर रहा है और बी के लिए पॉजिटिव शो कर रहा है. ठीक है, सो डोमिनेंस रूल में क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. स्टेप 1 है चेक फॉर द रो डोमिनेंस. रो डोमिनेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी हाँ, हर एक रो का टोटल करेंगे. आप यहाँ देख सकते हो, हर अगर मैं A1 की बात करूँ तो इसका टोटल है 10, A2 की बात करूँ तो इसका टोटल है 1 एंड A3 का टोटल है 6. रो टोटल करने के बाद हमें क्या करना है, इन तीनों में से जो हमारा स्मॉल वैल्यू है उस पर जाना है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 जो आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू है. अब इस जो रो है आपकी A1 कहाँ पे आया आपका, A2 में. तो जो A2 की जितनी भी एलिमेंट्स है क्या ये डोमिनेंट हो रही है A1 और A3 से. मतलब A2 की जितनी भी एलिमेंट्स है इसको हमें देखना है कि क्या ये बाकी रिमेनिंग मतलब A1 और A3 की स्ट्रेटजी से डोमिनेंट हो रही है, वो चेक करना है. तो स्टार्ट करते हैं A1 से. 9 3 को डोमिनेट कर रहा है, 8 भी -6 को डोमिनेट कर रहा है, लेकिन क्या -7 4 को डोमिनेट कर रहा है, नहीं कर रहा है. तो क्या कहना है इसका मतलब कि हर एक एलिमेंट उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को डोमिनेट करनी चाहिए. तो 9 तो 3 को कर रहा है, 8 भी -6 को कर रहा है, लेकिन -7 4 को डोमिनेट नहीं कर रहा है. इसका मतलब A1 स्ट्रैटेजी डोमिनेट नहीं कर पा रही है A2 स्ट्रैटेजी को. तो 1 तो हमने लिया था, मिनिमम वैल्यू चूज कर ली, हमने देख लिया डोमिनेट नहीं हो रहा. तो अब आगे बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट पे. तो अब है मिनिमम वैल्यू है वो 6 है. अब 6 की रो पे देखेंगे कि क्या ये डोमिनेट हो रहा है इन दोनों रिमेनिंग स्ट्रैटेजीज से. तो चेक करते हैं A1 से पहले. 9 6 को डोमिनेट कर रहा है, 8 7 को डोमिनेट कर रहा है एंड -7 -7 को, ये दोनों इक्वल है तो ये डोमिनेट कर सकता है. सो अब हम कह सकते हैं कि A3 डोमिनेट हो चुका है, किसने किया, A1 ने. ठीक है,
क्योंकि A1 के जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या है, ज्यादा है A3 के एलिमेंट्स से। तो इसका मतलब है एक को A3 स्ट्रैटेजी कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके पास एक और ऐसी स्ट्रैटेजी अवेलेबल है जो कि उससे ज्यादा ही दे रही है, तो उसे A3 स्ट्रैटेजी कंसीडर करना ही नहीं चाहिए। सो इन दिस वे क्या है, A3 जो रो है वो कैंसिल हो गया और हम आ गए यहाँ पे। अब 10 चेक करेंगे, अब 10 ही रिमेन रह गया है। तो 10 की जो एलिमेंट्स है, ये आप देख सकते हो इस रो की, क्या ये डोमिनेट हो रहे हैं A2 से, क्योंकि A3 तो अब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आप पहला ही देख सकते हो डोमिनेट नहीं हो रहा है, क्या 3 9 को डोमिनेट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। ओके, तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे और स्टेप 2 की बात करेंगे, चेक फॉर द कॉलम डोमिनेंस। अब क्या करेंगे, कॉलम डोमिनेंस चेक करेंगे। सी यार, ये क्या है, हमारे पास न्यू हमारी टेबल आ गई, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो A3 रो है वो गायब हो चुकी है, मतलब वो क्या है, कैंसिल हो गई है। तो यहाँ पे कॉलम टोटल करेंगे हम, देख सकते हैं आप B1 का टोटल है 12 एंड B2 का टोटल है 2, B3 का है -3। हमने जब रो टोटल किया था तो उसमें हम मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट कर रहे थे डोमिनेंस पर्पस के लिए। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, हम मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है आपकी 12, ठीक है। सी, अगर मैं ए के पॉइंट से बात करूँ तो ए चाहता है कि वो अपने मिनिमम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, ठीक है। इस वजह से हम क्या देख रहे थे कि हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट कौन कौन से एलिमेंट है, और लोवेस्ट को डोमिनेट करे तो लोवेस्ट को एलिमिनेट कर देंगे ए के पॉइंट से। लेकिन अगर मैं बी के पॉइंट से बात करूँ तो बी क्या चाह रहा है, बी ये कह रहा है कि जो मेरा लॉस है वो कम से कम हो। तो यहाँ पे जो हम लोवेस्ट है उसको प्रेफर करेंगे कि वो हमारी स्ट्रेटजी के लिए रहे, और हाईएस्ट वाले को एलिमिनेट कर देंगे। ओके, अपोजिट चलना है बी के पॉइंट में। इस वजह से हमारा जो हाईएस्ट है यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, पहले 12 को। अब क्या जो 9 और 3 है ये डोमिनेट हो रही है बाकी दोनों स्ट्रेटजी से, मतलब B2 और B3 से। यहाँ पे डोमिनेट का मतलब है कि इससे छोटे होने चाहिए। तो क्या 8 छोटा है 9 से, हाँ छोटा है, एंड 3 भी स्मॉलेस्ट है 9 6 से, हाँ जी है। इसका मतलब जो B1 स्ट्रैटेजी है आपकी वो क्या होगी, एलिमिनेट हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। बी को B1 स्ट्रैटेजी कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लॉस ज्यादा देगा वो स्ट्रैटेजी इन कंपैरिजन टू B2 एंड B3 स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब इसके बाद में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है आपकी, 2 है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, अब 2, अब क्योंकि B1 तो कैंसिल हो चुका है तो B2 एंड B3 में है, तो हम क्या से स्टार्ट कर रहे हैं, B2 से। तो क्या -7 8 को डोमिनेट कर रहा है, हाँ कर रहा है, क्योंकि -7 छोटा है 8 से। लेकिन क्या 4 डोमिनेट कर रहा है -6 को, नहीं कर रहा है, क्योंकि 4 तो यहाँ पे बड़ा है। इसका मतलब क्या है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे अपने। ओके, सो स्टेप 3 क्या कह रहा है हमारा, रिपीट स्टेप 1 एंड स्टेप 2 को हमें क्या करना है, रिपीट करना है। तो ये हमारी न्यू टेबल आ गई। तो स्टेप 1 था हमारा रो 1 और रो टोटल करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे A1 का टोटल आया है आपका 1 एंड A2 का टोटल आया है -2। अगेन क्या करना है, रो टोटल के हमें मैक्सिमम से देखना पड़ता है। तो मैक्सिमम क्या हो गया हमारा यहाँ पे 1। तो आप देख सकते हो क्या A2 स्ट्रैटेजी है वो A1 को डोमिनेट कर रही है, नहीं कर रही है, क्योंकि क्या है यहाँ पे आपका -6 क्या है, छोटा है 8 से। लेकिन आपको पता है ये A के स्ट्रैटेजी से और A के पॉइंट से क्या करना है, हमें देखना होगा डोमिनेट होती है, जबकि वो वैल्यू से हाईएस्ट होती है। ओके, तो इसका मतलब ये आगे प्रोसीड नहीं होगा, डोमिनेंट नहीं होगा, तो फाइनल हमारी मैट्रिक्स आ गई 2/2 की मैट्रिक्स आ गई, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी A1 A2 स्ट्रैटेजी बची है A के पास, और B2 एंड B3 स्ट्रैटेजी बची है B के पास। अब इस मैट्रिक्स का यूज करके आपको सॉल्यूशन इजीली कैलकुलेट कर सकती है इन द सेम वे जैसे हमने लास्ट में किया था, अपने लास्ट वीडियो में फॉर्मूले का यूज करके। और जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑर्डिनेंस का यूज करके कि कैसे कैलकुलेशन की जाती है 2/2 मैट्रिक्स की। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो चेक करते हैं कि शेडोल पॉइंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो शेडोल पॉइंट की एग्जिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, रो मिनिमम में का मैक्सिमम वैल्यू एंड कॉलम मैक्सिमम में का मिनिमम वैल्यू लेते हैं। तो हियर रो मिनिमम में का मैक्सिमम वैल्यू -6 एंड कॉलम मैक्सिमम में का मिनिमम वैल्यू है 4। तो क्या -6 4 के इक्वल है, नहीं है, इसका मतलब क्या है, शेडोल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। ओके,
Step 6, now calculate odd means for the probabilities associated with the strategy and value of the game. अब हमें odd means calculate करना है. See, as I already told you, तो सी ऑड मीन्स का यूज करके हम कैसे कैलकुलेट करें इनकी प्रोबेबिलिटीज, मतलब स्ट्रैटेजीज को चूज करने की प्रोबेबिलिटीज क्या है और वैल्यू ऑफ द गेम क्या है. आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे दो ऑड मीन्स, यहाँ पे एक कॉलम फॉर्म में और एक रो फॉर्म में. ये कैलकुलेट कैसे किए हैं, ध्यान सुनो. हमें क्या करना है, हाईएस्ट में से लोवेस्ट वैल्यू को माइनस करना है और उसके अपोजिट बॉक्स में उसे लिखना है. कैसे देखें, अगर मैं A1 रो की बात करूं तो हाईएस्ट के यहाँ पे 8 में से माइनस करूंगे -7 को, तो माइनस माइनस प्लस हो गया. देन 8 + 7 15. तो आप देख सकते हो एरो से हमने यहाँ पे, तो मतलब 15 को हमें यहाँ लिख देना है. और इन द सेम वे क्या करना है, यहाँ पे सेकंड रो की बात करूँ तो हाईएस्ट है 4 में से माइनस करूंगे -6 को, तो मेरे पास आएगा 10 और 10 को मुझे यहाँ लिख देना है. ठीक है, तो ये हो गए आपके रो के ऑड मीन्स. अब कॉलम के ऑड मीन्स भी इसी वे में कैलकुलेट करना है. हाईएस्ट है आपका 8 एंड लोवेस्ट है -6. तो 8 में से माइनस करेंगे -6, वी हैव 14, उसे आपको यहाँ लिख देना है सी. और यहाँ पे है B3 कॉलम में 4 है हाईएस्ट एंड लोवेस्ट है -7. तो 4 में से माइनस करेंगे -7, वी हैव 11, जो कि हमें यहाँ लिख देना है. ठीक है, तो ऑड मीन्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं आपको पता चल गया है. अब बात करते हैं स्टेप 7 की. तो अब करनी है, कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी. अब कुछ नहीं करना, प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन ये बहुत ईजी है. ठीक, कैसे करेंगे, अगर मैं ए की बात करूं कि ए की कौन कौन सी वो स्ट्रैटेजी, किस क्या प्रोबेबिलिटी की कौन सी स्ट्रैटेजी वो लेगा, तो वो कैलकुलेट करेंगे. अगर मैं बात करूँ A1 स्ट्रैटेजी की, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. तो आपको कुछ नहीं करना, ये रहा A1 के सामने जो ऑड मीन्स है वो है 10. ठीक है, और टोटल कितना है आपका 25. टोटल ऑड मीन्स आप देख सकते हो 25. सो 10/25 ये हो गया आपका 2/5 A1 स्ट्रैटेजी की चूज करने की प्रोबेबिलिटी. तो A2 की कितनी हो जाएगी आपकी, A2 का आपको ये रहा 15, टोटल 25 आपके ऑड मीन्स, तो वी हैव 3/5. ठीक है, A2 की स्ट्रैटेजी की चूज करने की प्रोबेबिलिटी. इन द सेम वे आप बी की कैलकुलेट कर सकते हो. बी की कैलकुलेशन के लिए करने के लिए आपको क्या करना है, कॉलम के ऑड मीन्स को कंसीडर करना है. सो कॉलम के ऑड मीन्स को कंसीडर करने के लिए आप देख सकते हो, अगर मैं B2 स्ट्रैटेजी की चूज करने की बात करूँ तो क्या होगी आपकी 11/25, क्योंकि आप देख सकते हो B2 ये 11 है एंड टोटल ऑड मीन्स 25 है. एंड B3 की हो जाएगी आपकी 14/25. सो इन दिस वे आपके पास पता चल गई कि क्या क्या कैसे प्रोबेबिलिटीज आएंगी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को चूज करने के लिए. ठीक है, अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ द गेम कैसे कैलकुलेट करते हैं इस केस में. तो ये भी बहुत ईजी है. सी क्या करना है, ये आपको दिख रहा है, ये 8 को आपको मल्टीप्लाई करना है ऑड मीन्स से, इस 10 से. तो 8 × 10, देन प्लस करेंगे एंड -6 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से और डिवाइड कर देंगे टोटल ऑड मीन्स को, दैट इज 10 + 15 = 25. सो इन दिस वे हमारे पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ द गेम, जो कि है -2/5. सी, आप वैल्यू ऑफ द गेम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज 8 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 11 से एंड प्लस करोगे -7 को मल्टीप्लाई करके 14 से एंड डिवाइड कर दोगे 25 को, फिर भी वैल्यू ऑफ द गेम यही आएगी. सब देख सकते हैं जैसे ये बिल्कुल वही टेबल थी 2/2 की, जो कि हमने लास्ट अपनी वीडियो में सॉल्व की थी, लेकिन वहां पे हमने फॉर्मूले से सॉल्व किए थे. और फॉर्मूले से सॉल्व करने के बाद भी और ऑर्डिनेंस के मेथड से भी सॉल्व करने के बाद हमारे वैल्यू ऑफ द गेम एंड स्ट्रेटजीज को चूज करने की प्रोबेबिलिटी दोनों ही सेम आई है. ठीक है, तो आपको जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड से कर सकते हो. क्या नाउ एक चीज समझो, कोई विजुअल होगा. ठीक है, सी, राइट द पे ऑफ मैट्रिक्स. हमें क्या करना है, हमें एक पे ऑफ मैट्रिक्स गिवन होता है, एक पे ऑफ मैट्रिक्स हमें लिखना होता है. जैसे अभी हम ए के पॉइंट से लिखते जा रहे हैं, हमें पता है जैसे ए की स्ट्रैटेजी और बी की स्ट्रैटेजी गिवन होती है, तो पे ऑफ एक तरीके से कि मार्केट शेयर इतनी की गेन होगी, इतना का लॉस होगा, पे ऑफ मैट्रिक्स हो गया आपका. अगर वो पे ऑफ मैट्रिक्स में प्योर सॉल्यूशन और प्योर स्ट्रैटेजी का केस हो, मतलब सिर्फ एक स्ट्रैटेजी का केस हो, और एक स्ट्रैटेजी कब एग्जिस्ट होती है, जब शैडल पॉइंट एग्जिस्ट होती है. अगर ऐसा है तो आप इजीली सॉल्यूशन क्या कर सकते हो, आपको सॉल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं, सॉल्यूशन मिल सकता है, जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में किया था.
लेकिन अगर वो प्योर स्ट्रैटेजी का केस नहीं है तो क्या वो 2x2 फॉर्म में गेम है? अगर हाँ, तो क्या करना है, हमें मिक्स स्ट्रैटेजी मिलेगी, जो कि हमने लास्ट वीडियो में किया था एनालिटिकल फॉर्मूलाज का यूज करके। लेकिन अगर वो 2x2 के फॉर्म में ना हो तो क्या करेंगे, जो कि हमने अभी पीछे किया, डोमिनेंस रूल का अप्लाई करेंगे और उसे 2x2 में क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। और 2x2 के फॉर्म में रिड्यूस होने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, मिक्स स्ट्रैटेजीज कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमने अभी क्या मिक्स स्ट्रैटेजी मिली थी ना, A1 एंड A2 दोनों ही थी, और उसके पास B2 एंड B3 दोनों ही स्ट्रैटेजी लेनी पड़ी, कोई सिंगल सिंगल स्ट्रैटेजी नहीं ली थी। तो मिक्स स्ट्रैटेजी ली, तो मिक्स स्ट्रैटेजी को आप कैसे ऑर्डमेंट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं एंड एनालिटिकल फॉर्मूला का यूज करके भी। अब फाइनली बात करते हैं कि अब क्या हो अगर डोमिनेंट ना कर पाए एक स्ट्रैटेजी दूसरी स्ट्रैटेजी को, मतलब रिड्यूस ना हो, डोमिनेंस रूल का यूज करके मैट्रिक्स अगर रिड्यूस ना हो 2x2 के फॉर्म में, तब कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तब कैसे सॉल्व करेंगे। सो सी हियर, उस केस में आपके पास 2 मल्टीप्लाई n या m मल्टीप्लाई 2 का गेम आएगा। अगर 2 मल्टीप्लाई n का मतलब है A के पास 2 ही स्ट्रैटेजी है लेकिन B के पास 2 से ज्यादा स्ट्रैटेजीज हो, और m मल्टीप्लाई 2 का मतलब है अगर A के पास 2 से ज्यादा स्ट्रैटेजीज हो लेकिन B के पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्ट्रैटेजीज अगर अवेलेबल हो। अगर ऐसा केस है आपके पास, तो आप ग्राफिकल मेथड का यूज करके 2x2 के फॉर्म में अपने गेम को रिड्यूस करो और फिर से मिक्स स्ट्रेटजीज कैलकुलेट करो एनालिटिकल फॉर्मूलाज का यूज करके। लेकिन अगर गेम 2 मल्टीप्लाई n और m मल्टीप्लाई 2 के फॉर्म में भी ना हो, तो मतलब m इंटू n के फॉर्म में हो, दोनों के पास ही 2 से ज्यादा स्ट्रेटजीज अवेलेबल हो और ना ही वो डोमिनेंस रूल से भी वो क्या है, रिड्यूस नहीं हो पा रहा, तब क्या करेंगे। सो उस केस में हम यूज करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग का, लाइक सिंप्लेक्स। इस तरीके से हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। सी सिंप्लेक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन का हमारे अभी सिलेबस में नहीं है, तो अब हम करने चाह रहे हैं ग्राफिकल मेथड, मतलब जब 2 मल्टीप्लाई n का केस हो और m मल्टीप्लाई 2 का केस हो। सो हमारा फर्स्ट है 2 मल्टीप्लाई n गेम प्रॉब्लम। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल से आपके लिए एग्जाम्पल लिया है समझाने के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया 2 मल्टीप्लाई n क्या है, ए के पास तो 2 ही स्ट्रेटेजी होगी लेकिन बी के पास 2 से ज्यादा स्ट्रेटेजीज होंगी। जब सो सी आप देख सकते हो इस टेबल में ए के पास A1 एंड A2 दो ही स्ट्रेटेजीज है, लेकिन बी के पास 4 स्ट्रेटेजीज है। कौन कौन सी, B1 B2 B3 एंड B4। अगेन ये टेबल ए के पॉइंट से है, मतलब पॉजिटिव जो है नंबर्स को आपको शो कर रहे हैं ए के लिए गेन एंड नेगेटिव शो कर रहे हैं बी के लिए गेन, ठीक है, और ए के लिए लॉस। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना आप भी से। हियर ए हैज 2 स्ट्रेटेजीज A1 and A2, ठीक है, which he lets play with the probabilities of x and 1 minus x respectively। हमने क्या लेट कर लिया कि जो A1 A है वो A1 स्ट्रेटेजीज प्ले करेगा एक पर्टिकुलर गेम सिचुएशन में, इसकी प्रोबेबिलिटी है x, एंड A2 स्ट्रेटेजी प्ले करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस एक्स। क्योंकि आपको पता है दो ही इसके पास स्ट्रेटेजी है, तो अगर एक प्रोबेबिलिटी आपको x दी है तो दूसरे ऑफकोर्स 1 माइनस एक्स होगी, बिकॉज टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1 होती है। Now from the equations of A's expected payoff if B choose his different strategies। अगर हमें ये गिवन है कि B ने डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट स्ट्रैटेजी ली है, तो A का एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या क्या हो सकता है, ये हमें इक्वेशंस फॉर्म में निकालना है। कैसे होगा, अगर B ने B1 स्ट्रैटेजी चूज की है प्ले के लिए, तो A का एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या हो सकता है, वो हो सकता है आपका 8 मल्टीप्लाई एक्स क्यों, क्योंकि आपको पता है A1 स्ट्रैटेजी को चूज करने के लिए प्रोबेबिलिटी है x, प्लस किया है ब्रैकेट -6 को, क्योंकि आपको देख सकते हो आपको यहाँ पे -6 है, और A2 स्ट्रैटेजी को चूज करने की प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस एक्स, सो -6 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1 माइनस एक्स से। सो इन द सेम वे हम बाकी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने अगर बी चूज करेगा B2 स्ट्रैटेजी, तो ए का एक्सपेक्टेड पे ऑफ हो जाएगा आपका 5x प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ओके।
अगर बी चूज करेगा B3 स्ट्रैटेजी तो ए का एक्सपेक्टेड पे ऑफ होगा -7x + 4 × 1 - x। एंड अगर B4 स्ट्रैटेजी बी चूज करेगा तो ए का एक्सपेक्टेड पे ऑफ होगा 9x - 2 × 1 - x। ओके, सो ऑन सिंप्लीफिकेशन जो भी हमने 4 इक्वेशंस बनाई हैं उनको सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास ये फाइनली 4 इक्वेशंस आई है। फर्स्ट इक्वेशन है 14x - 6, मतलब जब B1 स्ट्रेटेजी यूज करेगा तब हमारी ए की एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या आएगी 14x - 6। एंड सेकेंड इक्वेशन हमारी है -x + 6, थर्ड है -11x + 4 एंड फोर्थ इक्वेशन है 11x - 2। ओके, सी हियर इसको ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे ताकि हमारा जो टेबल है वो 2 × 2 मैट्रिक्स में रिड्यूस हो जाए। आपको यहाँ पे 2 लाइन शो हो रही है, राइट? ये दोनों क्या है, पे ऑफ है। ये यहाँ पे क्या है, एक्सपेक्टेड पे ऑफ शो होंगी अगर बी की गिवन हो स्ट्रैटेजीज के वो क्या क्या लेगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमें एक बार हमें x के इक्वल 0 रखना है और एक बार x के इक्वल 1 रखना है। ठीक है, जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे और वो जो वैल्यू आएगी इक्वेशन से उसे हमें फर्स्ट पे ऑफ पे लोकेट करना है, और जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे उसी इक्वेशन में और वो वैल्यू मिलेगी जब हमें, तो उसे हमें पे ऑफ, ये जो सेकंड वाले पे ऑफ है इस पे लोकेट करना है और फिर उन दोनों वैल्यूज को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं तो अगर x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूंगी तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, मेरी क्या बचेगी, -6। तो -6 को मुझे कहाँ लोकेट करना है, मुझे लोकेट करना है मेरी फर्स्ट पे ऑफ लाइन पे, यहाँ पे। और जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगी तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी, मेरी वैल्यू आएगी 8, जो कि मुझे सेकंड पे ऑफ पे लोकेट करना है। ठीक है, और फाइनली आप देख सकते हैं ग्रीन से आपकी लाइन गई है, ये लाइन शो कर रही है आपकी B1 स्ट्रैटेजी को। ठीक है, और ए के एक्सपेक्टेड पे ऑफ को। अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करूँ तो सेम उसी तरह एक बार आप 0 रखोगे और एक बार 1 रखोगे। तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन में 0 पुट करूंगी तो मेरे पास वैल्यू आएगी 6, और जब मैं 1 पुट करूंगी तो मेरे पास वैल्यू आएगी 5। तो आप पिंक लाइन से देख सकते हो, तो पिंक लाइन शो करे बी की B2 स्ट्रैटेजी को और ए के एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स को। थर्ड इक्वेशन में आप देख सकते हो 0 पुट करेंगे तो मेरी वैल्यू आएगी 4, एंड जब 1 पुट करूंगी तो मेरी वैल्यू आएगी -7। तो येलो लाइन से ड्रॉ हो गई आपकी लाइन। फोर्थ इक्वेशन है आपकी, अगर 0 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी -2 और 1 पुट करेंगे तो वैल्यू होगी 9। तो ये आ गई ब्लू लाइन से आपकी। ओके, क्लियर? तो आप देख सकते हो जो ग्रीन वाली लाइन है B1 स्ट्रैटेजी को रिप्रेजेंट कर रही है, पिंक लाइन B2, येलो लाइन B3 एंड ब्लू लाइन B4 स्ट्रैटेजी को रिप्रेजेंट कर रही है। जो ए है वो क्या है, वो कंसर्न है अपने मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट से। उसका कहना है कि मुझे मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट तो एटलीस्ट मिले ही मिले, ताकि भी कोई सी भी स्ट्रैटेजी ले उससे मुझे फर्क ना पड़े, इतना लेवल ऑफ प्रॉफिट तो मुझे मिले ही मिले। इस वजह से जो ए कंसर्न है वो यहाँ पे लोअर एनवलप से कंसर्न है। आप देख सकते हैं ये जो शेडेड एरिया है ये आपका लोअर एनवलप है, और जिससे क्या है ए को मैटर करता है, जो जिसे ए को कंसिडर करना है। तो ये जो आपकी जो लोअर एनवलप का हाईएस्ट पॉइंट, मतलब क्या है, लोअर एनवलप का हाईएस्ट पॉइंट कंसीडर करना है ए को। तो यहाँ आप देख सकते हो लोअर एनवलप का हाईएस्ट पॉइंट कहाँ है, के पे इंटरसेक्ट हो रहा है। और ये कौन सी 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है आपकी B1 एंड B3। तो इसका मतलब क्या है, जो स्ट्रैटेजीज कंसीडर करनी चाहिए, जो स्ट्रैटेजी इफेक्ट कर रही है वो तो बेसिकली B1 एंड B3 इफेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है, जो आपका B4 और B2 स्ट्रैटेजी होगी वो इररिलेवेंट होगी, उनको कंसीडर करने का कोई मतलब ही नहीं है। The point lies at the intersection of the lines representing strategies B1 and B3। इस वजह से B1 and B3 के स्ट्रैटेजी को कंसीडर करेंगे और डिसीजंस लेंगे। C. Now the game can be written as 2 multiplied 2 game as follows, with the strategies A1 and E2 for A and B1 and B3 for B। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी क्या आ गई, स्ट्रैटेजीज 2 × 2 के फॉर्म में आ गई। ये सेम वही टेबल है जो कि अभी हमने पीछे सॉल्व की थी डोमिनेंस रूल में भी, और हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व की थी। तो अगेन आप इसे
एनालिटिकल फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो और ऑर्डिनेंस से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसा कि हमने किया है, और दोनों केस में हमारे आंसर सेम ही आए थे। ओके, अब बात करते हैं m मल्टीप्लाई 2 गेम प्रॉब्लम की। मतलब जब ए के पास दो स्ट्रैटेजी से ज्यादा स्ट्रैटेजीज हो लेकिन बी के पास सिर्फ और सिर्फ दो ही स्ट्रैटेजी अवेलेबल हो तो। एग्जाम्पल, सॉल्व द फॉलोइंग गेम यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। यू कैन सी ए के पास यहाँ पे 4 स्ट्रैटेजीज है लेकिन बी के पास ओनली 2 स्ट्रैटेजीज ही अवेलेबल है। Here B play the strategies B1 and B2 with the respective probabilities Y and 1Y। जैसे कि अभी हमने पीछे किया था, वहां क्या किया था, हमने A के पॉइंट से किया था, तो हमने X and 1 माइनस एक्स प्रोबेबिलिटी दी थी। अब यहाँ एज्यूम कर रहे कि जो B है वो लेगा अपनी प्रोबेबिलिटीज स्ट्रेटेजीज को चूज करने की Y and 1 माइनस Y। ओके, See, now form the equations for expected payoff for B if A chooses to play different strategies. So, अगर A ने चूज किया है कि वो A1 स्ट्रैटेजी प्ले करेगा तो B की एक्सपेक्टेड पेयोफ क्या होगी, वो होगी आपकी -7y प्लस 6 1 माइनस वाई। 1 माइनस वाई क्यों, क्योंकि आपको पता है B2 स्ट्रैटेजी की चूज करने की क्या है आपकी 1 माइनस वाई प्रोबेबिलिटी है। So in the same way अगर A चूज करे A2 स्ट्रैटेजी तो B की एक्सपेक्टेड पेयोफ हो जाएगी आपकी 7y प्लस ब्रैकेट -4 मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई। एंड अगर A3 स्ट्रैटेजी चूज करेगा तो B की एक्सपेक्टेड पेयोफ है आपका -4y प्लस ब्रैकेट -2 मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई। देख सकते हो आप यहाँ पे हमने ये वाले लिए थर्ड वाले, ठीक है। अगर ए ने चूज किया A4 स्ट्रैटेजी तो बी की एक्सपेक्टेड पेयोफ हो जाएगी -8y प्लस ब्रैकेट -6 मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई। क्लियर? नाउ ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ ईच इक्वेशन वी गेट, जो हम पीछे क्या 4 इक्वेशंस बनाई है, ठीक है, उनको सिंप्लीफाई करने पे हमारी 4 इक्वेशंस मिली हैं। अगेन यहाँ पे जो पेऑफ्स है ये आपको 2 पेऑफ शो हो रही हैं। ये पेऑफ शो हो रही है फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए, और जब ए ने मतलब अलग अलग स्ट्रैटेजीज ली हैं तब बी का एक्सपेक्टेड पेऑफ क्या होगा इन टर्म्स ऑफ वाई। तो ये क्या है आपकी पेऑफ्स वाई की फॉर्म में शो हो रही है। यहाँ पे हमें वाई की वैल्यूज क्या करनी है, रिप्रेजेंट करनी है। तो अगेन यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे इसको, एक बार हमें y की वैल्यू 0 रखनी है और एक बार वैल्यू y की 1 रखनी है। जब हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे और जो वैल्यू हमें इक्वेशन से मिलेगी उसे हमें से फर्स्ट पे ऑफ पे लोकेट करना है, एंड जो वैल्यू हमें 1 रखने पे y की वैल्यू पे मिलेगी उसे हमें सेकंड पे ऑफ पे लोकेट करना है, एंड देन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। इन दिस वे हमारे पास हर एक इक्वेशन की लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी। और फिर हम कैसे करेंगे, कैसे हम इन जो हमारे स्ट्रैटेजीज है इसको 2/2 के फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे, अब वो देखते हैं। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं तो अगर मैं 0 रखूंगी y की वैल्यू तो आई हैव 6, मैं 6 मिलेगा, वो मैं कहाँ लोकेट करूंगी, फर्स्ट पे ऑफ पे यहाँ पे। और अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करूंगी तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी -7, ठीक है, जो कि मुझे सेकंड पे ऑफ लोकेट करना है हियर। और फिर इन दोनों पॉइंट में ज्वाइन कर देना है। आप देख सकते हैं येलो लाइन से आपकी ज्वाइंट हो गई है पॉइंट्स। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है A1 स्ट्रैटेजी को। जब A1 स्ट्रैटेजी चूज करेगा तो B की एक्सपेक्टेड पेऑफ्स क्या होंगी, वो आपकी ये येलो लाइन से शो हो रही है। सो अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करूँ और एक बार जब हमें y की वैल्यू 0 पुट करनी हो तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -4, जो कि हमें फर्स्ट पे ऑफ पे लोकेट करनी है। और अगर मैं इसी इक्वेशन में 1 वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7। तो आप रेड लाइन से देख सकते हो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है जब A2 स्ट्रैटेजी लेगा तो B का एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या हो सकता है। थर्ड जो इक्वेशन है उसको प्लॉट किया हमने ब्लू लाइन से, आप देख सकते हो ग्राफ पे कैसे किया है, मैंने बता दिया ऑलरेडी। एक बार हमें y की वैल्यू 0 रखनी है और एक बार y की वैल्यू 1 रखनी है। इसी तरह हमने फोर्थ इक्वेशन भी प्लॉट कर दिया है ग्रीन लाइन से, ठीक है। सी, ये जहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है ये हमने यहाँ पे के पॉइंट से हाईलाइट कर दिया, ओके। एंड आपकी जो ये येलो लाइन है ये शो कर रही है A1 स्ट्रैटेजी, रेड लाइन A2, ब्लू लाइन A3 एंड ग्रीन लाइन A4 स्ट्रैटेजी शो कर रही है। नाउ याद करो शैडल पॉइंट को।
सैडल पॉइंट में बी कैसे डिसीजन लेता है? बी डिसीजन लेता है अपने मैक्सिमम वैल्यू में का मिनिमम को चूज करके, ओके। और ए कैसे लेता है? ए लेता है मिनिमम में का मैक्सिमम चूज करके। तो अभी हम पीछे का कर रहे थे, ए कैसा डिसीजन ले रहा था, क्योंकि ए के पास सिर्फ 2 ही स्ट्रैटेजी थी और वहां पे बी के पास ज्यादा स्ट्रैटेजीज थी। तो ए क्या कर रहा था? अपने मिनिमम मतलब लोअर एनवेलप को कंसीडर करके उसका हाईएस्ट पॉइंट कंसीडर कर रहा था। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम अपर एनवेलप को कंसीडर करेंगे। आप देख सकते हो इस एरिया से, ये है अपर एनवेलप, अपर एनवेलप का लोअर पॉइंट, वही चीज कह रहा है ना यहाँ पे भी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू का मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे भी वही कह रहा है, अपर एनवेलप का लोअर पॉइंट। ये ग्राफिकल मेथड से वो हमारा टेबल फॉर्म में था, बस ये फर्क है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंसेप्ट से समझ सकते हो। तो आपकी अल्टीमेटली क्या वैल्यूज लेनी है हमें, कौन सी इक्वेशंस कंसीडर करनी है हमें अपने डिसीजंस के लिए, कौन सी स्ट्रैटेजीज को लेना है। तो सी, ये है हमारा जहाँ पे ये दोनों लाइन क्या करी, इंटरसेक्ट करती है। तो इन दोनों लाइन कौन सी है आपकी? ये है, रिप्रेजेंट करिए आपकी A1 स्ट्रैटेजी एंड A2 स्ट्रैटेजी को। तो सी, द पॉइंट लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटिंग स्ट्रैटेजीज A1 and A2. Now the game can be written as 2 multiply 2 game as follows, with the strategies A1 and A2 for A and B1 and B2 for B. तो you can see हमारा जो गेम है वो रिड्यूस हो चुका है 2 multiply 2 के फॉर्म में, और अगेन आप ऑड मीन्स से भी या फिर एनालिटिकल फॉर्मूला को यूज करके सॉल्व कर सकते हो। सो सॉल्व इट and let me know your answer in the comment section. Hope so आपको क्लियर हो गया हो। Okay, thank you so much. Bye bye. Take care.